एवरीवन सो टुडे वी टॉक अबाउट फर्टिलाइजेशन। अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ फर्टिलाइजेशन है क्या, सो मेल एंड फीमेल गैमेट के बीच में जब क्या होता है, आपस में वो फ्यूज़ होते हैं और उससे क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ये बेसिकली एक शॉर्ट में मैं आपको समझा रही हूँ। अगर आपको याद हो, इससे पहले मैंने आपको बताया था एट द एंड बन क्या रहा था। जब मैंने oogenesis बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि oogenesis में एट द एंड क्या बनता है, वहाँ पे बनता है सेकेंडरी oocyte, राइट। वो स्ट्रक्चर अगर मैं डिटेल में देखूँ क्या है, तो सेकेंडरी oocyte में सबसे अंदर क्या है, बेसिकली ओवम है। ये समझिए कि पूरा अंदर यहाँ पे क्या है, ये पूरा ओवम है। ओवम के जस्ट बाहर से एक लेयर और आती है जिसे हम कहते हैं जोना पेलुसिडा। इसके बाहर से एक लेयर और आती है जो लेयर होती है जोना पेलुसिडा की। सो आई थिंक ये चीज़ तो आपको समझ में आई। पहली चीज़ कि क्या है, सबसे पहले सबसे अंदर की तरफ ओवम होता है। ये चीज़ मैं अभी बता रही हूँ। बेसिकली जब सेकेंडरी oocyte बन रहा था, अभी ये ग्रेफियन फॉलिकल से बाहर नहीं आया है, तब की स्टेज बता रही हूँ कि क्या क्या मिलता है, क्योंकि ये आगे चल के इसी से हमें हेल्प मिलेगी, हम चीज़ों को समझ पाएंगे। सो देखिए, ये चीज़ें हो गई। सेकेंडरी oocyte, सॉरी, जोना पेलिसिडा बना है, ओवम है उसके अंदर, उसके बाहर से कुछ इस तरीके की का स्ट्रक्चर भी मिलता है। अगर मैं बोलूँ ये क्या है, सो ये बेसिकली कुछ नहीं है, बट ये क्या है, ये ग्रेन्युलोसा सेल होती हैं, इलोंगेटेड ग्रेन्युलोसा सेल होती हैं, और इनको हम कोरोना रेडिएटा के नाम से भी जानते हैं। इनको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं, किन्हें, ग्रेन्युलोसा सेल को। तो ये बेसिकली क्या है, ग्रेन्युलोसा सेल हैं जो जोना पेलुसिडा के चारों तरफ होती हैं। फिर इसके बाहर से और मिलेंगे आपको जोना पेलुसिडा की, समझ लिए, यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे और भी होंगी जोना पेलुसिडा की। ये समझिए यहाँ पे क्या हो, जोना पेलुसिडा है। और इसी के जस्ट आउटसाइड क्या है, इसकी जस्ट आउटसाइड है बेसिकली ग्रेफियन फॉलिकल। सबसे आउटर क्या है, इसकी सबसे आउटर है ग्रेफियन फॉलिकल। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर हो गया इसके बाहर का, ये ग्रेफियन फॉलिकल है। ये तब का है जब वो बेसिकली ग्रेफियन फॉलिकल नहीं फटी है, अभी वो क्या है, ओवरी के अंदर ही है, और ग्रेफियन फॉलिकल नहीं फटी है, तब की स्टेज है। क्योंकि जैसे ही ग्रेफियन फॉलिकल फटेगी, उसके बाद जो भी बेसिकली मैं कहूँ, जो भी यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बेसिकली इसके अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, अगर मैं बात करूँ ओवम की, जोना पेलिसिडा की, या फिर कोरोना रेडिएटा, जब ग्रेफियन फॉलिकल फटता है तो ये सब के सब क्या आ जाते हैं, इससे बाहर आ जाते हैं। तो अकेला ओवम बाहर नहीं निकलता है, ये सारा स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। साथ ही साथ इस ग्रेफियन फॉलिकल के बाहर से इस तरीके से थीका सेल होती है। ये कब का है, जब अभी बेसिकली सेकेंडरी oocyte का जो हमने पढ़ा था, अभी ये फटा नहीं है, तो बेसिकली एग भी अभी बाहर नहीं आया है, ये मैं कहूँ ओवम अभी बाहर नहीं आया है। तो होता क्या है, ये समझिए इसमें होगा क्या, ये जो बेसिकली ग्रेफियन फॉलिकल है, ये ग्रेफियन फॉलिकल क्या होगी, आप समझिए कि ये फट गई। ग्रेफियन फॉलिकल क्या हुई, ग्रेफियन फॉलिकल गई फट। तो समझिए यहाँ से पूरी की पूरी ग्रेफियन फॉलिकल फटी, तो इसके अंदर ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन, ये चाहे चाहे ये ओवम क्यों ना हो, ये जोना पेलुसिडा क्यों ना हो, या फिर मैं कहूँ ये जो इलोंगेटेड ग्रेन्युलोसा सेल है, जिन्हें मैं कह रही हूँ कोरोना रेडिएटा, ये पोर्शन सारा का सारा बाहर निकलता है। तो अगर मैं कहूँ एम्प्यूला में क्या पहुंच रहा है, तो एम्प्यूला में सिर्फ और सिर्फ ओवम नहीं पहुंच रहा है, ओवम के बाहर से जोना पेलुसिडा की लेयर भी आएगी, और कोरोना रेडिएटा भी चारों तरफ से इस तरीके से होगा। तो ये क्या है, बेसिकली ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है एग का, जो कि एम्प्यूला तक पहुंचता है, या एग का कहूँ या ओवम का कहूँ। अब बात आती है कि आखिर फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, क्या है प्रोसेस। तो पहली चीज तो आपको ये बता दूं, स्पर्म जो होता है, स्पर्म इज अ ओनली मोटाइल सेल इन ह्यूमन बॉडी। सिर्फ और सिर्फ स्पर्म ही ऐसा है जो कि ह्यूमन बॉडी में मोटाइल है। बाकी ह्यूमन बॉडी में कोई भी ऐसा
ऐसी सेल्स नहीं है जो क्या हो मोटाइल्स हो। तो स्पर्म ही एक ऐसी सेल है जो मोटाइल होती है, इसीलिए मोटाइल होने की वजह से वो मूवमेंट कर पाती है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो। अब देखिए, मैंने आपको ये बोला कि ये समझिए ये स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आप देख रहे हैं मैं इसको एक ही साइड का स्ट्रक्चर बना रही हूँ कि आपके थोड़ा सा समझ में आए। आप समझिए कि यहाँ से क्या हुआ, एग रिलीज हो गया, रिलीज हुआ। अब इससे किसने ले लिया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे हम कहते हैं फिम्ब्रिया। अब इसने लिया। अभी मैंने बोला कि सिर्फ और सिर्फ स्पर्म ही एक मोटाइल सेल है जो ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होती है। तो ये कैसे मूव कर रहा है, अगर मैं पूछूं कि ये कैसे मूव कर रहा है ओवम, कैसे ये यहाँ एम्पुला तक पहुंच जा रहा है, तो इसका बहुत ही अच्छा सा आंसर है और उसे ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है, ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर, ये इसको हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। बेसिकली इस तरीके का स्ट्रक्चर समझिए, ये क्या है, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार है। मुझसे ज़्यादा अच्छे से ये बने नहीं है, बट मैंने आपको समझाने के लिए कुछ इस तरीके से ये बना दिए हैं। ये सिलिएटेड कॉल्यूमिनार सेल जो होती हैं, ये हेल्प करती है ओवम को एम्प्यूला तक पहुंचने में। आपने देखा होगा जैसे मशीन चलती है ना, मशीन एक सामान को आगे को पहुंचाते रहती है, वैसे ही समझ लीजिए ये कुछ मशीन का ही काम कर रही है। ये करेंगी क्या, ये क्या है, कॉल्यूमिनार सेल है। ये है कहाँ पे प्रेजेंट होती है, फैलोपियन सॉरी सिलिएटेड सेल है। ये सिलिएटेड कॉल्यूमिनार सेल है। ये क्या करेंगी, ये सिलिएटेड कॉल्यूमिनार सेल, क्योंकि ओवम तो भाई मूव कर ही नहीं सकता है, तो कैसे एम्प्यूला तक पहुंच जाएगा। तो ये सिलिएटेड सेल ही क्या करेंगी, ओवम को कहाँ पहुंचाएंगी, ओवम को पहुंचाएंगी ये एम्प्यूला तक, यहाँ पे पहुंचाएंगी। और यहीं पे क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला पर ही होता है। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। आपको एक चीज, पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि देखिए स्पर्म ही एक ऐसी सेल है जो कि ह्यूमन बॉडी में मोटाइल होती है, इधर से उधर सिर्फ एक वो ही मूव कर सकती है। तो एग कैसे एम्प्यूला पे पहुंच रहा है, एम्प्यूला क्या है, एम्प्यूला इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की साइट को हम एम्प्यूला कहते हैं। अब फर्टिलाइजेशन वहीं पे होना है एम्प्यूला पे, और वहां पे ही एग को पहुंचना भी है। तो एग कैसे पहुंचेगा वहां, फैलोपियन ट्यूब में क्या होगा, सिलिएटेड कॉल्यूमिनार सेल होंगी। इस तरीके से समझिए, इस तरीके से कॉल्यूमिनार सेल्स लगी होंगी दोनों साइड से, और ये सिलिएटेड कॉल्यूमिनार सेल्स क्या करेंगी, बेसिकली इसको आगे को पहुंचाएगी, किसे, एग को बेसिकली, या ओवम को क्या करेगी, मूव करने में आगे को हेल्प करेगी। और इसकी हेल्प से ओवम कहाँ पहुंच जाएगा, एम्प्यूला में पहुंच जाएगा। व्हाट इज एम्प्यूला, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो, जैसे ही मैंने आपको बताया था ग्राफियन फॉलिकल फटी, सेकेंडरी oocyte कहाँ पे पहुंच जाएगा, सेकेंडरी oocyte पहुंच जाएगा एम्प्यूला में। अब ये एम्प्यूला में पहुंच के क्या क्या अपने साथ लेके जाएगा, देखिए सबसे पहले तो ये ओवम जाएगा वहां, ओवम गया, ओवम के बाद एक और लेयर आएगी जिसका नाम है जोना पेलुसिडा। ये समझिए इसके बाहर से क्या है, जोना पेलुसिडा है, ये भी कहाँ जाएगी, एम्प्यूला पे जाएगी। और इसी के बाहर से समझिए, इसी के बाहर से क्या जाएंगी, बेसिकली ये थोड़ा सा मैं स्ट्रक्चर सेम वैसा स्ट्रक्चर नहीं बना रही, आपको समझाने के लिए थोड़ा दिखा रही हूँ। ये कोरोना रेडिएटा है, तो ये भी कहाँ जाएंगी, ये भी एम्प्यूला तक पहुंचेगी। तो अगर मैं कहूँ जब ग्राफियन फॉलिकल फट रही है तो सेकेंडरी oocyte अपने साथ क्या क्या ले जाएगा, बेसिकली जोना पेलुसिडा भी होगी यहाँ पे, और कोरोना रेडिएटा भी। और ये क्या है, ये बेसिकली सेकेंडरी oocyte है जो आगे चल के क्या बन जाएगा, ओवम बन जाएगा। अभी मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मैं आपको इसको जब पढ़ाते जाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो क्या होता है, जो ओवम होता है, जब स्पर्म ओवम को टच करता है तभी वहाँ पे क्या होती है, मियोसिस की जो सेकेंड मियोसिस था वो वहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि सेकेंडरी oocyte ही जाता है, ओवम नहीं कह सकते हम उसे तब तक, लेकिन एनसीईआरटी में उसे ओवम ही कहा है।
आप देखो फैलोपियन ट्यूब ने ओवम को कैप्चर किया और उसे किसको दे दिया, एम्पिला को दे दिया। ये सारी बातें मैं आप समझा चुकी हूँ। अब क्या हुआ, बेसिकली क्या हुआ, कॉपुलेशन हुआ। अब कॉपुलेशन होने से क्या हुआ कि बहुत सारा स्पर्म क्या हुआ, स्पर्म हो गया रिलीज। कहाँ रिलीज हुआ, बेसिकली फीमेल की बॉडी के अंदर स्पर्म रिलीज हो गया। अगर मैं फीमेल बॉडी का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं एक शॉर्ट में, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये फैलोपियन ट्यूब हुई, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है बेसिकली। अभी ये इतना नीटली नहीं बना है, बस आपको समझाने के लिए मैं इसको बता रही हूँ। तो ये समझिए कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें क्या होती है बेसिकली इसकी 3 लेयर्स होती हैं। ये समझिए ये यूट्रस की फर्स्ट लेयर, फिर इसके बाद आती है इसकी सेकंड लेयर, जी ये सेकंड लेयर है, और फिर इसके बाहर से आती है इसकी थर्ड लेयर। थर्ड लेयर कुछ इस तरीके की होती है। तो ये बेसिकली सा स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब मैं इसे क्यों समझा रही हूँ, इसको भी अच्छे से जानिएगा आप। अब मैंने क्या बोला, यहाँ पे क्या हुआ, आप समझिए कि यहाँ पे फीमेल बॉडी में बेसिकली फीमेल बॉडी में क्या हुआ, कॉपुलेशन हुआ। कॉपुलेशन हुआ तो ये समझिए कि अब यहाँ वेजाइना पे क्या आ जाएगा, वेजाइना पे बहुत सारे स्पर्म आ गए। कॉपुलेशन से क्या हुआ, बहुत सारे स्पर्म रिलीज हो गए। तो समझिए यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्म क्या हो चुके हैं, रिलीज हो गए हैं। अब होता क्या है, जो वेजाइना होता है, वेजाइना का इन्वायरमेंट होता है काफी एसिडिक, और स्पर्म को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं एसिड। अब उसका इन्वायरमेंट एसिडिक होने की वजह से यहाँ पे समझिए अच्छा मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं, जब कॉपुलेशन होता है जिस टाइम पे, जहाँ पे स्पर्म रिलीज हो रहे हैं, तो स्पर्म जो होते हैं इजेप्शन के टाइम पे 200 to 300 मिलियन स्पर्म का इजेप्शन होता है। बेसिकली इजेप्शन के टाइम पे 200 to 300 मिलियन स्पर्म का डिपोजिशन होता है। तो कितने स्पर्म यहाँ पे आ गए हैं समझिए, यहाँ पे कितने स्पर्म आए, 200 to 300 मिलियन। मिलियन भी याद रखिए कि 200 से 300 मिलियन का यहाँ पे क्या होगा, डिपोजिशन होगा। अब हुआ क्या, वजाइना का इन्वायरमेंट मैं बता रही हूँ आपको कि क्या होता है, काफी एसिडिक होता है। वजाइना का इन्वायरमेंट काफी क्या है, एसिडिक है। तो एसिडिक होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, स्पर्म की बहुत जल्दी 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 डेथ होने लगेगी। तो स्पर्म क्या करेंगे, यहाँ से फटाफट मूव करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे स्पर्म की इस एसिडिक होने की वजह से स्पर्म की डेथ हो गई। तो ये समझिए 200 to 300 मिलियन में से कुछ स्पर्म की क्या हो गई, वहां डेथ हो गई। तो कुछ स्पर्म यहीं पे खत्म हो गए। उसके बाद क्या होता है, देखिए जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं, फीमेल की बॉडी को क्या लगता है कि कोई फॉरेन सेल आ गई है, किसी फॉरेन सेल ने उसकी बॉडी पे एंटर कर लिया है। अब उसे अपनी बॉडी मतलब कि तो क्या हमारी बॉडी क्या करती है, फॉरेन सेल पे अटैक करती है। तो फीमेल बॉडी में क्या होता है, फेगोसाइट क्या करता है, फटाफट से इन फॉरेन सेल को खाने लगता है। ये हाँ स्पर्म को क्या समझ रहे हैं, ये स्पर्म को समझने लगते हैं कि कोई फॉरेन सेल आ गई है। तो फेगोसाइट क्या करता है, बेसिकली स्पर्म को खाने लगता है। अब इस वजह से भी क्या हुआ, बहुत ज्यादा अमाउंट में स्पर्म की डेथ हो जाती है। पहले डेथ क्यों हुई, पहले डेथ हुई एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से। दूसरी डेथ क्यों हुई, हमारी बॉडी ने क्या फीमेल बॉडी ने क्या समझा, बेसिकली कोई फॉरेन सेल आ गई है। तो फेगोसाइड आया और फेगोसाइड ने क्या किया, जो भी फॉरेन सेल आई, ठीक है, उसको क्या कर दिया, उसने खाना स्टार्ट कर दिया। उसने स्पर्म को फॉरेन सेल समझ के उसको खाना स्टार्ट कर दिया। तो पहले एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से डेथ हो गई उसकी, और कुछ इसकी वजह से स्पर्म कम हो गए, और यहाँ पे फेगोसाइट ने उसे फॉरेन सेल समझ के खा लिया। तो इस वजह से भी यहाँ पे स्पर्म के क्या हो गए, बहुत ज़्यादा कम हो गए। अब क्या होता है, देखिए अब होता है बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, अब होगा यहाँ पे वेजाइनल सिक्रीशन। वेजाइनल सिक्रीशन क्या है बेसिकली, अब देखिए ये समझिए कि स्पर्म यहाँ पहुंच चुका है। अब फीमेल बॉडी ने क्या किया, स्पर्म को ये समझिए कि स्पर्म को साफ करना स्टार्ट कर दिया। अब ये हुआ क्या, ये समझाती हूँ आपको। ये समझिए एक स्पर्म है,
अब फीमेल बॉडी क्या करेगी, अगर मैं आपको अब थोड़ा सा इसको समझाती हूँ, तो बेसिकली देखिए अब फीमेल बॉडी क्या करेगी। फीमेल बॉडी क्या करेगी, इस स्पर्म को बेसिकली इस पे काम करना स्टार्ट कर देगी। अब ये काम करने का मतलब क्या है, देखिए अगर मैं स्पर्म का स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ इस तरीके का होता है। ये इसका हेड होता है, यहाँ पे एक्रोसोम होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, देन इसकी नेक आती है, नेक के बाद यहाँ पे मिडिल लेमिना आता है, एंड देन टेल आती है। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो बेसिकली ये वेजाइनल सिक्रीशन आता है, वेजाइनल सिक्रीशन आता है, मतलब वेजाइनल सिक्रीशन होता है, एंड देन क्या होता है यहाँ पे बेसिकली ये स्पर्म पर एक्ट करती है। और क्या करती है, एक्ट करेंगी तो क्या होगा, स्पर्म में कुछ चेंजेस आते हैं। अब होंगे क्या चेंजेस, ये समझिए। ये क्या करने लगती है, ये समझिए, ये जो इसका आउटर स्ट्रक्चर है बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर एक्ट करती है और उसे क्या बना देती है, काफ़ी वीक बना देती है, काफ़ी कमज़ोर बना देती है। और वो वीक बनता कैसा है ये समझिए, ये क्या कर देती है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को यहाँ से क्या कर देगी, रिलीज कर देगी। वेजाइनल सिक्रीशन में क्या होता है, बेसिकली स्पर्म पे किया जाता है काम, मतलब कि स्पर्म को अब सुंदर बनाया जा रहा है, ये समझ लीजिए। एक छोटा सा ऐसी समझिए। हुआ क्या, इसके हेड को क्या कर रही है वो, बेसिकली वेजाइनल सिक्रीशन में क्या हो रहा है, इसके हेड से जो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वहां से क्या किया जा रहा है, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट को रिमूव किया जा रहा है। प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट रिमूव हुआ तो हेड क्या हो चुका है, अब काफ़ी वीक हो गया है। अब जब आगे चल के क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा तो आराम से हमें क्या चाहिए, इसके न्यूक्लियस का डिपोजिशन करेंगे वो में, वो आराम से हो जाएगा, इसीलिए ये काम किया जाता है। अब आपको याद क्या करना है, ये देखिए, रिमूवल ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट का रिमूवल, रिमूवल ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड कैपेसिटेशन रिएक्शन। क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज कैपेसिटेशन रिएक्शन, तो कैपेसिटेशन रिएक्शन क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को रिमूव करना स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, इसी रिएक्शन को हम कहते हैं कैपेसिटेशन रिएक्शन। या फिर हम कह सकते हैं कि वीकिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ वेजाइनल सिक्रीशन, सो दैट द मेम्ब्रेन कैन बर्स्ट। तो ये चीज़ भी क्या कहलाई, ये चीज़ भी कैपेसिटेशन रिएक्शन कहलाई। बहुत इजी है कैपेसिटेशन रिएक्शन, तो ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये कैपेसिटेशन रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर फर्टिलाइजेशन। अब देखिए हुआ क्या, अब ये स्पर्म ऊपर को जाते रहे, यहाँ पे क्या हुआ, कैपेसिटेशन रिएक्शन हुई, कुछ स्पर्म यहाँ पहुँच गए और कुछ स्पर्म यहाँ को गए। अब समझिए यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे है ओवम, ठीक है। ओवम का आपको स्ट्रक्चर याद होगा, ओवम, देन उसके बाहर से जोना पेलुसिडा, एंड जोना पेलुसिडा के बाहर से कोरोना रेडिएटा। तो हुआ क्या, कुछ स्पर्म इधर चले गए, लेकिन इधर के साइड तो बेसिकली क्या है, इधर के साइड तो एग था ही नहीं, तो यहाँ पे जाके वो खत्म हो गए और कुछ गए यहाँ। अब मैंने आपको बताया था जब इजैकुलेशन होता है तो 200 to 300 मिलियन स्पर्म का डिपोजिशन होता है, लेकिन यहाँ पे पहुँचते कितने हैं स्पर्म, ओनली 200 स्पर्म विल बी रीच ऑन द ओवम। बेसिकली मिलियंस में से बचे कितने, 200 स्पर्म ही कहाँ पहुँचते हैं, ओवम तक पहुँचते हैं। सो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे कितने पहुँचेंगे, 200 स्पर्म। अब इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में देखते हैं। अगर मैं बात करूं ओवम की, तो ओवम के बाहर से भी एक मेम्ब्रेन होती है, ये समझिए ये क्या है, ओवम है, और ओवम के बाहर से भी क्या होती है, मेम्ब्रेन होती है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ओवम का है और इसके बाहर से मेम्ब्रेन है। आखिर इस मेम्ब्रेन को भी तो कुछ नाम दिया होगा, तो इस मेम्ब्रेन का नाम होता है बेसिकली, इसके बाहर से जो मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन का नाम होता है विटलाइन मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन को कहते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन, सॉरी विटलाइन मेम्ब्रेन। तो ये विटलाइन मेम्ब्रेन क्या है, द
ओवम मेम्ब्रेन को ही हम क्या कहते हैं, ओवम मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड विटलाइन मेम्ब्रेन। अब मैं आपको क्यों बता रही हूँ ये समझिएगा। ये जो बेसिकली ओवम है, इसी के बाहर से एक और मेम्ब्रेन आती है और इस मेम्ब्रेन को कहते हैं हम पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन। व्हाट इज पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन? पेरी का मतलब होता है आउटर एंड विटलाइन का मतलब होता है ओवम मेम्ब्रेन, क्योंकि मैंने आपको बताया विटलाइन क्या थी, ओवम की मेम्ब्रेन थी। तो इसी के बाहर से क्या आ रही है, पेरीविटलाइन अराउंड ओवम मेम्ब्रेन। इसका मतलब क्या हुआ, अराउंड ओवम मेम्ब्रेन। तो ओवम के मेम्ब्रेन के अराउंड क्या आएगी, पेरीविटलाइन मेम्ब्रेन आएगी। और उसी के बाहर से मैंने आपको बताया था क्या होगी, यहाँ पे आप क्या आएगी, इसके बाहर से आएगी बेसिकली जोना पेलिसिडा की मेम्ब्रेन। ये समझिए यहाँ पे क्या आ गई, जोना पेलिसिडा। ये क्या है, जोना पेलिसिडा है। थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं जोना पेलिसिडा को। इसके बाहर से आ गई बेसिकली जोना पेलिसिडा की मेम्ब्रेन। अब देखिए जोना पेलिसिडा के बाहर से क्या आएगी, जोना पेलिसिडा के बाहर से आएगी कोरोना रेडिएटा। यहाँ पे क्या आ गई, बेसिकली कोरोना रेडिएटा। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे तो कुछ इस तरीके से बनी है कोरोना रेडिएटा, उसी को मैंने सर्कल में ऐसे दिखा दिया है। ये बेसिकली क्या है, ये है कोरोना रेडिएटा। अब देखिए कोरोना रेडिएटा के सबसे बाहर आएंगी, अब मैंने कहा कि क्या आ गए, स्पम आ गए। अब समझिए यहाँ पे क्या आ गए, बहुत सारे स्पम आ गए। मैंने बताया था 200 स्पम ओवम तक पहुँचते हैं, ये बहुत सारे स्पम आ गए। अब समझिए कि एक स्पम ने यहाँ अंदर एंटर किया, यहाँ एंटर किया। पहले उसने किसको टच किया, सबसे पहले उसने जोना पेलिसिडा को टच किया। देन ये समझिए कि स्पम आया, स्पम ने जोना पेलिसिडा को टच किया, फिर वो अंदर गया पेरीविटलाइन, देन वो ओवम पे जाके टच कर देगा। आपको क्या याद रखना है इसमें, अब बेसिकली जो जोना पेलिसिडा है, जोना पेलिसिडा है JP3 रिसेप्टर। जोना पेलिसिडा के पास होता है JP3 रिसेप्टर। आखिर ये JP3 रिसेप्टर क्या है, ये देखता है कि क्या जो स्पर्म आ रहा है वो ह्यूमन का ही स्पर्म है। किसी ऐसा नहीं कि किसी का भी स्पर्म डाल दो और फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, नहीं। JP3 रिसेप्टर चेक करता है या रिकॉग्नाइज करता है, कह सकते हैं ह्यूमन स्पर्म को। तो यहाँ पे इसके बाहर से क्या लगा होगा, बेसिकली इसके बाहर से कुछ रिसेप्टर्स लगे होंगे। ये समझिए इसके बाहर से क्या लगे होंगे, रिसेप्टर्स लगे होंगे। और ये रिसेप्टर्स का काम क्या है, बेसिकली ये रिसेप्टर्स का काम है कि ये रिकॉग्नाइज करे ह्यूमन स्पर्म को। जब तक ये ह्यूमन स्पर्म को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, बेसिकली स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। जैसे ही स्पर्म अंदर एंटर कर देंगे, अब देखिए समझिए कि स्पर्म ने क्या करा, अंदर अब एंटर हो गई। स्पर्म के अंदर क्या हो गई है, एंट्री हो गई। पहले जोना पेलिसिडा में गया, देन इसने क्या करी, जोना पेलिसिडा को क्रॉस किया, एंड देन कहाँ किसको टच कर दिया, बेसिकली इसने टच कर दिया, ओवम को टच करा। अब देखिए ये समझिए आया स्पर्म और इसने जाके क्या कर दिया, ओवम को कर दिया है अब टच। अब जैसे ही ये ओवम को टच करेगा, यहाँ पे अब दो प्रोसेस आपको याद रखनी है। इसे कहते हैं ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्म। अब देखिए इतने सारे स्पर्म आए हैं, सब आके तो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, है ना। तो बेसिकली होता क्या है, ब्लॉक इन पॉलीस्पर्म को अब ब्लॉक किया जाता है। जैसे ही स्पर्म के हेड ने टच किया विटलाइन मेम्ब्रेन को, समझिए जैसे ही स्पर्म आया और उसने उसके एक स्पर्म आया और उसने क्या करा, विटलाइन की जो ये मेम्ब्रेन है इसको इसने टच कर दिया। जैसे ही ये विटलाइन मेम्ब्रेन को स्पर्म टच कर लेगा, वैसे ही विटलाइन बेसिकली न्यूक्लियस अंदर एंटर भी कर लेगा। ये समझिए अंदर न्यूक्लियस ने एंटर भी कर लिया है। अब होगा क्या, जो ओवम की मेम्ब्रेन है ये डीपोलराइज होगी। मैं ओवम की मेम्ब्रेन कब डीपोलराइज होगी, जब स्पर्म आया और उसने पहले वो जोना पेलिसिडा में उसने एंटर किया, देन कहाँ पहुंचा वो, एट द एंड कहाँ पहुंचा, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ओवम। आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ओवम क्या है, विटलाइन। तो जैसे ही ये विटलाइन को टच करेगा,
ओवम की जो मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज हो जाएगी। अब कोई भी दूसरा स्पर्म यहाँ पे आके एंटर नहीं कर सकता है। डीपोलराइज होते ही अब कोई और स्पर्म एंटर नहीं हो कर सकता है। तो यहाँ पे स्टार्ट होती है ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्म। ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्म दो टाइप का होता है। पहला होता है फास्ट ब्लॉक, दूसरा होता है स्लो ब्लॉक। जैसे फोन में हम किसी को ब्लॉक कर देते हैं ना, वैसे ही समझिए। एक ने एंटर करी लाइफ में और बाकियों को ब्लॉक कर दिया, ये समझ लो, ठीक है। तो हुआ क्या, फास्ट ब्लॉक में क्या हो गया, देखिए फास्ट ब्लॉक का मतलब क्या है, बेसिकली जैसे ही स्पर्म ने एंटर किया और विटेलाइन मेम्ब्रेन को छुआ, वो डीपोलराइज हो गई। तो डीपोलराइजेशन ऑफ विटेलाइन मेम्ब्रेन इज कॉल्ड फास्ट ब्लॉक। जैसे ही विटेलाइन मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो जाएगी उसे हम कहेंगे फास्ट ब्लॉक। उसके बाद ब्लॉक हो गया, कोई स्पर्म अंदर एंटर नहीं कर सकते हैं। अब क्या होगा, लॉट्स ऑफ केमिकल आर रिलीज फ्रॉम ओवम। ओवम क्या करेगा, ये बेसिकली ओवम यहाँ पे क्या करेगा, लॉट्स ऑफ केमिकल रिलीज करेगा। ये समझिए, इसने लॉट्स ऑफ केमिकल यहाँ पे क्या कर दिया है, रिलीज कर दिया है। लॉट्स ऑफ केमिकल इज रिलीज। अब ये इतना सारा केमिकल रिलीज होने के बाद आखिर करेगा क्या, जो आप देख रहे हैं ना मैंने यहाँ पे बनाए थे रिसेप्टर, अब ये क्या करेगा, इन रिसेप्टर को डिस्ट्रॉय कर देगा। क्या हुआ, पहले तो ओवम जैसे स्पर्म ने टच किया उसे, ओवम डीपोलराइज हुआ, तो उसने अब और स्पर्म को एंट्री करने ही नहीं दी। होगा क्या उसी टाइम, ये ओवम उसी टाइम बहुत सारा केमिकल रिलीज करेगा। और ये जो केमिकल है, ये केमिकल करेगा क्या, ये जो JP3 रिसेप्टर है इसको कर देगा डिस्ट्रॉय। अब देखो, JP3 रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो जोना पेलुसिडा के अंदर भी कोई अब एंटर नहीं कर सकता। तो बेसिकली अब कोई भी स्पर्म की एंट्री यहाँ पे नहीं है। दरवाजे अब क्या हो चुके हैं, बंद हो चुके हैं। दरवाजों का नाम क्या था, JP3 रिसेप्टर। अब देखिए, स्लो ब्लॉक किसे कहते हैं, जब क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है JP3 रिसेप्टर। डिस्ट्रक्शन ऑफ JP3 रिसेप्टर कॉल्ड स्लो ब्लॉक। जब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है JP3 रिसेप्टर, तो इसे हम कहते हैं स्लो ब्लॉक। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब देखिए होगा क्या, ये सेल है, अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे बेसिकली क्या प्रेजेंट होगी, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, एक फीमेल का एक मेल का। सबसे पहले तो फीमेल का जो न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड हो जाता है। और सेकंड बेसिकली आपको मैंने एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ पे क्या हो जाएगी, जैसे ही स्पर्म ने छुआ तो मियोसिस 2 यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। ये चीज़ मैं आपको बता चुकी थी। अब हुआ क्या, ये समझिए कि जो फीमेल वाला था न्यूक्लियस, इसमें क्या हुआ था, डिवीजन हो गई थी, तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियस बन गए थे। ये जो 2 न्यूक्लियस बने हैं इनमें से एक क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और अब क्या है, एक फीमेल का न्यूक्लियस है, एक मेल का न्यूक्लियस है। ये आपस में क्या होंगे, बेसिकली ये क्या है, फीमेल और मेल के न्यूक्लियस को हम क्या कह रहे हैं, प्रो न्यूक्लियस। तो ये जो प्रो न्यूक्लियस है, ये दोनों क्या है, प्रो हैं। तो ये जो प्रो न्यूक्लियस है ये आपस में मिलेंगे, ठीक है, और आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। और इन दोनों के मिलने से या फ्यूजन से क्या मिलेगा, हमें जाइगोट मिलेगा। तो मैंने पहले ही बताया था फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या है, व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट आर फ्यूज इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल एंड फीमेल गैमेट मिले और आपस में क्या हुए, फ्यूज हो गए और क्या बना दिया इन्होंने, जाइगोट। ये क्या है, हैप्लॉइड होते हैं, फीमेल भी हैप्लॉइड होता है, मेल भी हैप्लॉइड होता है, और बनता क्या है, डिप्लॉइड। तो अब क्या मिल गया हमें, जाइगोट मिल गया है। तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक समझ में आया होगा, आखिर फर्टिलाइजेशन क्या होता है। अगर मैं शॉर्ट में इसको रिकॉल करूँ तो फर्टिलाइजेशन क्या है, मेल एंड फीमेल का फ्यूजन है, जिसमें क्या है, अगर मैं बात करूँ स्पर्म की, तो स्पर्म इकलौता मैं कह सकती हूँ ऐसी सेल है जो कि क्या है, मोटाइल होती है, बाकी कोई भी मोटाइल नहीं होता है। अब कैसे स्पर्म, सॉरी देखो क्या हुआ, फैलोपियन सॉरी ग्रेफियन फॉलिकल क्या हुई, फटी, और उससे क्या निकला, उसके अंदर से ओवम निकला। ओवम के साथ साथ क्या निकला, ओवम जोना पेलुसिडा निकली, कोरोना रेडिएटा निकली, और ये कहाँ पहुंच गई, एम्पुला। कैसे पहुंची, सिलेटेड कॉलमिनार सेल होती हैं जिनकी हेल्प से वो एम्पुला तक पहुंच गई। उसके बाद
इजेप्शन हुआ, बेसिकली कॉपुलेशन हुआ कह सकती हूँ मैं। कॉपुलेशन से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा स्पर्म रिलीज हुए। उन स्पर्म ने क्या किया, वो कहाँ चले गए, वेजाइना में पहुंचे। वेजाइना का इन्वायरमेंट काफ़ी एसिडिक होता है, जिसकी वजह से कुछ स्पर्म की वहीं पर डेथ हो गई। फिर वो वहाँ से आगे बढ़े, तो बेसिकली हम अब फीमेल बॉडी को लगा कि कोई फॉरेन सेल ने एंटर कर दिए, तो वहाँ पे क्या हुआ, फैगोसाइड ने क्या किया, उसे खाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से और ज़्यादा स्पर्म कम होते गए। उसके बाद कुछ स्पर्म चले गए उस साइड जहाँ पे बेसिकली एग आया ही नहीं था, और कुछ सही डायरेक्शन में गए, तो 200 स्पर्म कहाँ पहुँच जाते हैं, एम्पुला तक पहुँच जाते हैं। व्हाट इज एम्पुला, इट इज़ अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। एम्पुला तक पहुँच गए, वहाँ पे ओवम है, और स्पर्म ने क्या किया, स्पर्म आया, आके उसने क्या किया, बेसिकली मेम्ब्रेन को टच किया ओवम की, जिसका नाम है विट लाइन। जैसे ही वो उसको टच करेगा, ओवम की मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज हो जाएगी। अब कोई स्पर्म यहाँ पे आके एंटर नहीं कर सकता है, और स्पर्म आके एंटर नहीं करेगा, ये अपना न्यूक्लियस यहाँ पर डाल देगा, और फीमेल का तो पहले से ही है। साथ ही साथ विटलाइन मेम्ब्रेन क्या करेगी, विटलाइन मेम्ब्रेन JP3 रिसेप्टर जो था जोना पेलिसिडा, जिसके पास था JP3 रिसेप्टर, जोना पेलिसिडा के पास था, उसे क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अब कोई भी स्पर्म अंदर नहीं आ सकता है। अब क्या होगा इसके बाद, बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले तो फीमेल वाले में ही दो क्या होगा, डिवीज़न होगा, तो दो न्यूक्लियस बनेंगे, लेकिन एक क्या हो जाएगा, उसमें से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। दो बचेंगे, जिन्हें हम प्रो न्यूक्लियस कह रहे हैं। ये आपस में क्या होंगे, ये मिलेंगे, और इनके बीच में क्या होगा, फ्यूज़न होगा, जिससे हमें क्या मिलेगा, जाइगोट मिलेगा, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ख़त्म हो जाएगी। तो आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आई हो, और अगर समझ में आया हो, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे इम्प्लांटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।